मुझे अगर एक चारपाई मिल जाए, एक रोटी मिल जाए और उसके साथ खाने को कोई सालन मिल जाए तो मैं खुश रहूँगा। मुझे ज़िंदा रहने के लिए किसी किस्म की अय्याशी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारी ज़िंदगी बहुत रंगीन गुजरी है और यूक्रेन में हमारे यहाँ जो महफ़िलें होती हैं उनका कोई जवाब नहीं। सड़क पर आकर लोग आपके साथ सेल्फीज़ ले रहे होते हैं। कई लोग आकर कहते हैं हम आपसे बहुत मुतासिर हैं, लेकिन मैंने अपने आप को कभी इसका आदी नहीं बनाया है। ये अल्फाज पाकिस्तानी नजाद अरबपति शख्सियत मोहम्मद ज़हूर के हैं, जिन्हें KOF का शहजादा भी कहा जाता है। दुनिया उन्हें स्टील किंग और यूक्रेन की एंटरटेनमेंट सनत की एक बड़ी हस्ती के तौर पर जानती है। उनकी अहलिया सन 2008 में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीत चुकी हैं। मोहम्मद ज़हूर यूक्रेन के सदर और वज़ीर आज़म जैसी हस्तियों के साथ अपने करीबी ताल्लुकात का जिक्र करते हैं। गुज़िश्ता 11 वर्षों से वो यूक्रेन में म्यूज़िक अवार्ड्स का इनेकाद करवा रहे हैं, जो उनके बकौल ग्रैमी से कम नहीं। वो यूक्रेन पर रूसी हमले से 2 दिन कबल अपनी 8 साला जुड़वा बेटियों को लेकर लंदन आ गए थे। जब मैंने लंदन में उनसे मुलाकात की तो उस वक्त उनकी यूक्रेनी अहलिया यूक्रेन की सरहद के पास थी और मुल्क से निकलने की कोशिश कर रही थी। बाद में हमें बताया गया कि अब वो यूक्रेन से निकल चुकी हैं। मैं पहली बार लंदन में इतने आलीशान घर में दाखिल हो रही थी। जब मैं उनका इंटरव्यू करने पहुंची तो उन्होंने खुद दरवाज़ा खोला और किसी जेंटलमैन की तरह मुझसे मेरा कोट लेकर हैंगर पर टांग दिया। जैसे जैसे हम घर में दाखिल हो रहे थे, मेरे दिल में एक के बाद एक नए सवाल जन्म ले रहे थे, जिसके बारे में मैं पहले से सोच कर नहीं गई थी। अगर लंदन का घर इतना आलीशान है तो मोहम्मद ज़हूर की यूक्रेन की रिहाइशगाह कैसी होगी? क्या वाकई ये सच है कि ख्वाब जितने भी बड़े हों सच हो सकते हैं? स्टील किंग बनने के बाद स्टील की तमाम मिलें उन्होंने फ़रोख्त क्यों कर दी? अब तक के बर्ताव को उनकी आजिज़ी समझूं या मगरबी तहजीब का असर? और ये तमाम सवालात इंटरव्यू के दौरान मैंने उनसे कर डाले। साथ ही ये भी समझने की कोशिश की कि कराची के एक तालिब इल्म से यूक्रेन की अमीर तरीन शख्सियत बनने तक के सफ़र की कहानी आखिर कैसे तय हुई। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद ज़हूर को आज दुनिया भर में स्टील की दुनिया का माहिर तस्लीम किया जाता है। वो सन 2008 तक बराह रास्त स्टील के कारोबार से मुंसलिक थे। यूक्रेन और बरतानिया समेत दुनिया में उनकी कई स्टील मिल्स थीं। आने वाले बरसों में उन्होंने यूक्रेन और दुनिया भर में अपनी स्टील मिल्स फरोख्त कर दी। इस वक्त वो दुनिया भर में स्टील के कारोबार पर मुशावरत और लेक्चर देने के अलावा सरमायाकारी के कारोबार से मुंसलिक हैं। इसके अलावा यूक्रेन में उन्होंने KOF पोस्ट नामी एक अखबार को कई साल तक चलाया था। उनका दावा है कि अखबार अपनी गैर जानिबदाराना पॉलिसियों और हुकूमत पर तनकीद की वजह से मकबूल हुआ था, ताहम बाद में उन्होंने इसे फरोख्त कर दिया। अभी हम इंटरव्यू की तैयारी ही कर रहे थे कि घर के बागीचे में खेल रही 4 बच्चियां बार बार मेरा ध्यान अपनी जानिब खींच रही थीं। मुझे तशवीश हो रही थी कि तकरीबन एक ही उम्र की 4 बच्चियां इस घर में क्या कर रही हैं। वहां मौजूद मोहम्मद ज़हूर के दामाद ने मुझे बताया कि उनमें से 2 बेटियां उनकी हैं और 2 ज़हूर की हैं। वो मोहम्मद ज़हूर की पहली शादी से होने वाली बेटी के शौहर हैं। ज़हूर की पहली अहलिया अब मास्को में रहती हैं और मास्को के साथ भी उनका करीबी ताल्लुक़ रहा है। वो 13 बरस मास्को में भी रहे हैं, वहाँ भी उनके दोस्त रहते हैं। ज़हूर ने खुद बताया कि उनकी दूसरी अहलिया कमालिया ऐसे कई शोज़ में गुलकारी कर चुकी हैं जहाँ सदर पुतिन भी मेहमानों में शामिल थे। कमालिया के वालिद का ताल्लुक मास्को और वालिदा का यूक्रेन से है, ताहम कमालिया खुद को यूक्रेनी ही मानती हैं। हमलों के तमाम इम्कानात के बावजूद कमालिया अपना मुल्क छोड़ना नहीं चाहती थीं। ज़हूर ने बताया कि 22 फरवरी को जब दुनिया भर के न्यूज़ चैनल हमले के इम्कानात जाहिर कर रहे थे, तब भी वो यही कह रही थीं कि रूसी हमारे भाई हैं, वो हम पर हमला नहीं करेंगे। इसीलिए ज़हूर को उन्होंने बच्चियों के साथ पहले लंदन भेज दिया था और ख़ुद वहीं रह गई थी। ज़हूर ने कहा कि हुकूमत समेत 100% लोग ये समझ रहे थे कि हमला नहीं होगा। मेरे इन सब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर ज़ेलेंस्की मेरा और मेरी अहलिया के भी अच्छे दोस्त हैं। मैं हमेशा उनसे पूछता रहता था कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा सब यही कहते थे कि हमारी भी खुफिया मालूमात हैं और हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हमें नहीं लगता कि रूस हमला करेगा, वो सिर्फ मुज़ाकरात के लिए ऐसा करना चाहते हैं। मोहम्मद ज़हूर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पैदा हुए। उनके वालिद खुशहाल खान का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेहरा के गांव हसनैना से है। खुशहाल खान क़याम पाकिस्तान से पहले ही कराची मुंतकिल हो गए थे। इस इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद ज़हूर ने कई बार इस बात पर जोर दिया कि
کہ میरी कामयाबी में वालिद की तरबियत, माँ की दुआओं और अल्लाह की मर्ज़ी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बताया कि हम कराची में रहते थे और उस वक्त हमें ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि हमारे वालिद की सरकारी दफ्तर में नौकरी के बावजूद हमारी ज़िंदगी औरों की तरह शाहाना और बावकार नहीं थी। मेरे वालिद सिंध के डिप्टी अकाउंटेंट जनरल थे। ये एक बहुत बड़ा ओहदा था, लेकिन उनके साथ के लोग गाड़ियों पर आते थे, जबकि मेरे वालिद तकरीबन 15 साल पुरानी साइकिल पर आते जाते रहे। वही आदतें हमारी भी थीं, लेकिन आगे चलकर इसी चीज़ ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद ज़हूर के मुल्क से बाहर सफ़र का आगाज़ सन 1974 में उस वक्त हुआ जब उनका इंतखाब सोवियत यूनियन में इंजीनियरिंग की तालीम के लिए स्कॉलरशिप के लिए हुआ। उस वक्त वो कराची की NED यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में पहले साल के तालिब इल्म थे। स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब 42 बच्चों में से चंद को सेंट पेटर्सबर्ग, कुछ को मॉस्को और बाज़ को डोनेसिक भेजा गया, जिनमें ज़हूर भी शामिल थे। डोनेसिक में गुजारे तालिब इल्मी के दिनों का जिक्र करते हुए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो बताते हैं, मैं अपने साथ जाने वालों में सबसे जल्द रूसी ज़ुबान मैंने सीखी, जिसने मेरी आगे बढ़ने में खासी मदद भी की। इस दौरान कुछ कामयाब और कुछ नाकाम मोहब्बतें भी हुई और तालीम के साथ साथ मैंने दोस्त बनाने के अलावा ज़िंदगी के कई अहम तजुर्बात भी हासिल किए। ज़माना तालिब इल्मी में ही उन्होंने अपने साथ ही पढ़ने वाली लड़की से शादी कर ली थी, जो बाद में उनके साथ पाकिस्तान जाकर रही भी। इस स्कॉलरशिप की शर्त थी कि तालीम हासिल करने के बाद उन्हें वापस जाकर 5 बरस पाकिस्तान स्टील मिल में काम करना होगा। उनके बकौल जब वो तालीम मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान पहुंचे तो मसाइल का अंबार उनका इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने बताया कि सोवियत यूनियन से तालीम हासिल करके पाकिस्तान वापस जाने पर उन्हें पहले स्टील मिल के शोबे सेफ्टी में तैनात किया गया और बाद में तामीरात के शोबे में मुंतकिल कर दिया गया। दोनों ही शोबे में काम उनकी डिग्री की मुनासबत से नहीं था। उन्होंने मेटलर्जी में इंजीनियरिंग की थी, लेकिन उन्हें उनकी तालीम और हुनर के मुताबिक काम नहीं दिया गया। उनके बकौल नामुनासिब हालात और रवैयों के बावजूद उन्होंने इतनी शानदार कारकर्दगी दिखाई कि जब उन्होंने वो नौकरी छोड़ने का इरादा किया तो उस वक्त के स्टील मिल के चेयरमैन ने उनका इस्तीफ़ा 7 मरतबा नामंजूर किया था। ज़हूर ने बताया, मेरे पास ऐसे बहुत से मौके थे जब मैं महज एक दस्तखत करके बहुत सारे पैसे कमा सकता था, लेकिन वालिद साहब की तरबियत का कुछ ऐसा असर था कि वो हो नहीं पाया। इसी दरमियान मॉस्को में एक कंपनी को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत पेश आई जो पाकिस्तान के साथ कारोबार में उनकी मदद कर सके, और रूसी ज़ुबान पर अबूर और काबिलियत के सबब ज़हूर को इस काम के लिए चुना गया और इस तरह वो मॉस्को पहुंच गए। मोहम्मद ज़हूर ने बताया कि 80 की दहाई के आखिर में मॉस्को पहुंचकर मैंने स्पेयर पार्ट्स वगैरह फराहम करना शुरू कर दिए थे। इसके साथ साथ मैंने अपनी कंपनी वालों को बताया कि यहाँ से स्टील लेकर जाना एक मुनाफा बख्श सौदा हो सकता है। मुझे स्टील मिलों के तकरीबन सारे ही लोग जानते थे। इस कारोबार में उनकी कंपनी ने पाकिस्तान को स्टील भिजवाना शुरू कर दिया, लेकिन इस फरोख्त के बदले पाकिस्तान से अदायगी नकद के बजाय कपड़ों की सूरत में होती थी। उन्होंने बताया कि इस काम में मुनाफा बे इंतहा, यानी मार्केट में राइज मुनाफा से भी कई गुना ज़्यादा था। ज़हूर बताते हैं कि 3 बरस के अंदर मेरी तनख्वाह 1000 से बढ़कर और बोनस मिलाकर $50,000 हो गई थी, और मुझ पर दीगर अखराजात की मद, जिसमें दफ्तर, आमदोरफ्त का खर्चा, किराया, बाकी अखराजात मिलाकर सालाना कोई $1.5 लाख खर्च होते थे। फिर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना वो अपना कारोबार करें। उन्होंने बताया कि उस वक्त मैंने थाईलैंड के एक कारोबारी शख्सियत के साथ मिलकर एक कंपनी की बुनियाद रखी, जिसमें 51% शेयर उसके और 49% मेरे थे, और इस तरह उनके स्टील की दुनिया पर राज करने के सफ़र का आगाज़ हुआ। आहिस्ता आहिस्ता यूरोप और फिर दुनिया भर में उनके दफातर खुलने लगे। सन 1996 में उन्होंने डोनेसिक की इस स्टील मिल को खरीद लिया, जहां उन्होंने तालीम के दौरान अपना आखिरी प्रैक्टिकल मुकम्मल करके डिग्री हासिल की थी। ज़हूर डोनेसिक स्टील मिल के मालिक ज़रूर बन चुके थे, लेकिन उसकी हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि इसको हमने बनाना शुरू कर दिया था। हमने जदीद तरीन और इंतहाई शानदार मिल बनाई। मोहम्मद ज़हूर ने बताया कि इसके बाद इन लोगों ने अमेरिका और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में स्टील मिलें लगाई थी, जो कि बड़ी कामयाबी से चल रही थी, और यूक्रेन में इनके ताल्लुकात बढ़ चुके थे। और इसी दौरान मुआशी सूरत हाल की वजह पर अखबार क्यू पोस्ट बंद होने जा रहा था, जिसे मोहम्मद ज़हूर ने खरीद लिया।
और मीडिया इंडस्ट्री में कदम रख लिया। मोहम्मद ज़हूर के मुताबिक यूक्रेन के उस वक्त के माहौल में कीव पोस्ट को चलाना बहुत मुश्किल था, मगर मैंने सरमायाकारी करने के बाद उसका इदारती निज़ाम आज़ाद रखा था। अपनी इदारती टीम से कहा था कि गैर जानिबदार रहकर शानदार अखबार चलाना है। इसकी सर्कुलेशन तो हफ्तावार 30,000 थी। यूक्रेन की इस वक्त आबादी 40 मिलियन थी, लेकिन कई बरस अखबार को कामयाबी के साथ चलाने के बाद उन्हें इसे बेचना पड़ा। मोहम्मद ज़हूर का कहना था कि इस दौरान हमने उस वक्त की हुकूमतों पर भी सख्त तनकीद की और बाद में उन्होंने इस शर्त पर अखबार फरोख्त कर दिया था कि ये बंद नहीं होगा और इसकी आज़ाद पॉलिसी जारी रहेगी, मगर कुछ अरसा कबल कुछ वजूहात की बिना पर ये बंद हो गया और उन्होंने सुना कि अब दोबारा इसका इजरा होगा। मोहम्मद ज़हूर ने बताया कि चीन ने सन 2008 के ओलंपिक मुकाबले मुनक्कद करवाए थे। इसकी तैयारियों के लिए चीन पूरे दुनिया से स्टील खरीद रहा था। उन्होंने भी खूब बेचा, मगर इसके साथ साथ चीन के अंदर धड़ाधड़ स्टील की मिलें लगना शुरू हो गईं। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो मुझे समझ आ गई कि चीन की स्टील मिलें चलने के बाद यह कारोबार मुनाफा बख्श नहीं रहेगा। इस सूरत हाल को समझते हुए उन्होंने सन 2008 में अपना स्टील का कारोबार मुकम्मल तौर पर फरोख्त कर दिया। अब तक वो अपनी कंपनी के वाहिद मालिक बन चुके थे, क्योंकि सन 2004 में उन्होंने अपने पार्टनर से तमाम शेयर खरीद लिए थे। मोहम्मद ज़हूर का कहना था कि वक्त ने साबित किया कि उनका फैसला दुरुस्त था। अब वो दुनिया भर में सरमायाकारी करते हैं। उन्होंने बताया, मेरी सरमायाकारी का तखमीना तकरीबन $1 करोड़ है। ज़हूर के घर पर सभी रूसी ज़ुबान में बात करते हैं, लेकिन जब उनकी बड़ी बेटी से मेरी मुलाकात हुई तो उसने मुझसे उर्दू में पूछा, आप काफ़ी पिएंगी? तब मुझे मालूम हुआ कि वो रूसी ज़रूर दिखती हैं, लेकिन पाकिस्तान से भी उनका ताल्लुक कायम है। उन्होंने बताया कि कोरोना से पहले वो लोग हर साल पाकिस्तान जाया करते थे और ये कि इसे बॉलीवुड फिल्में बहुत पसंद हैं। ज़हूर के घर में ज़्यादातर यूक्रेनी पकवान पकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी पकवान भी पसंद किए जाते हैं। मोहम्मद ज़हूर ने बताया कि उनकी अहलिया कमालिया पाकिस्तान में बहुत सा खैराती काम भी करती हैं। उनके मुताबिक सन 2005 में ज़लज़ले के दौरान उन्होंने यूक्रेन से साजो सामान लेकर पाकिस्तान में एक फील्ड अस्पताल बनाने में मदद की थी। ज़हूर ने कहा कि इस वाक़े के 2 बरस बाद तक कमालिया वहाँ जाती रहीं। उन्होंने कश्मीर में एक गांव को अपने पांव पर खड़ा किया, वहाँ यूक्रेनियन फील्ड अस्पताल का बंदोबस्त किया। इसके अलावा इस्लामाबाद में मौजूद कार्डियोलॉजी सेंटर में बच्चों के दिल के अमराज पर तहकीक के लिए फंड्स फराहम किए। उनके मुताबिक कमालिया इसी तरह कई सरकारी और गैर सरकारी इदारों से राब्ते में रहते हुए फलाही काम कर रही हैं। वो जिस आजिज़ी से अपने चाहने वालों से मिलती हैं वो भी ज़हूर को बहुत पसंद है। कमालिया को पाकिस्तानी गुलकारा नाज़िया हसन के गाने बहुत पसंद हैं और वो उन्हें सीख कर कई महफिलों में गा भी चुकी हैं। पाकिस्तान डे के मौके पर उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान गा कर पाकिस्तानी सफारत खाने में मेहमानों का दिल जीत लिया था। जिस शख्स के दुनिया भर में घर हों वो किसी एक जगह को मुस्तकिल ठिकाना भी तो मानता होगा। ये एक मुश्किल सवाल था और जवाब में मुकम्मल यकीन के साथ उन्होंने मुझसे कहा, पाकिस्तान मेरी जाए पैदाइश है और मेरा पासपोर्ट बरतानिया का है, लेकिन अगर पैदाइश के बाद मैं किसी जगह को अपना घर मानता हूँ तो वो यूक्रेन है, क्योंकि इस मुल्क में मैंने तालीम हासिल की, इसी मुल्क में मैंने 2 मरतबा शादी की और वहीं तमाम दौलत कमाई। मैंने वहाँ लोगों को रोज़गार दिया, फलाही काम किए और वहीं मेरे दोस्त हैं जिनमें से कुछ ज़िंदा हैं और कुछ अब मर चुके हैं। मुझे पाकिस्तानी सियासत का भी ज़्यादा इल्म नहीं, लेकिन यूक्रेन में मैं जितना भी रहा हूँ पूरे दिल से रहा हूँ। यूक्रेन पर रूसी हमले के सबब कारोबारों को होने वाले मुमकिन नुकसान के बारे में पूछने पर भी उन्होंने बहुत तहम्मुल से जवाब दिया कि उन्होंने अपने तमाम असासे किसी एक जगह या शोबे में नहीं रख छोड़े हैं, इसलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं होते। लेकिन साथ ही उन्होंने ज़ोर दिया कि वो खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने उन्हें इतना नवाजा जिसकी उन्होंने कभी तवक्को नहीं की थी। एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, 48 वर्ष कबल जब मैं यूक्रेन में उतरा था तो मेरे वालिद ने मुझे $120 दिए थे। यही इस शख्स की हैसियत थी और वो इतने ही दे सकता था। इन $120 को मैं 48 साल से खर्च कर रहा हूँ और इसके बाद भी मेरे पास कुछ बच गया है।